वीवीपैट को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज किया है। बैलेट पेपर से चुनाव की जो मांग की जा रही थी उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम से ही मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट पर्ची पर बारकोड का सुझाव ये है, सिंबल लोडिंग यूनिट सील की जाएं, ये भी कहा गया है, यानी एहतियातन कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। नतीजे के 7 दिन तक दोबारा जांच संभव है, जांच का खर्च उम्मीदवार उठाएंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो वीवीपैट को लेकर बहुत बातें कही जा रही थी। दरअसल ईवीएम को लेकर ही बहुत लंबे समय से विवाद रहा है, लेकिन इसको लेकर कई बार स्पष्टीकरण भी आते रहे हैं। स्पष्टता या पारदर्शिता के विषय में कई बार कई बातें सामने आई हैं, तो ये बड़ी पुरानी बहस हो गई है। लेकिन नतीजे जब पक्ष में नहीं होते हैं या निराशाजनक होते हैं, तो जो भी दल जिसके लिए ये निराशाजनक नतीजे होते हैं वो फिर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता दिखाई देता है। इसके बाद ये विवाद गहराया था, कई याचिकाएं दाखिल की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और ये कह दिया है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, यानी जो पुराना अंदाज था उसमें चुनाव कराने की मांग हो रही थी। ईवीएम का इस्तेमाल दुनिया के तमाम देशों में होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भारत में चुनाव शुरू हुए और इसमें सभी राजनीतिक दलों ने पहले इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए। ऐसा नहीं कि आज वर्तमान का विपक्ष ही इस पर सवाल उठा रहा हो, पहले एक समय पर आज वर्तमान की सत्ताधारी बीजेपी ने भी कभी सवाल उठाए थे। तो कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर बड़ा संशय रहता था। तकनीकी मामला है, इसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो जाती है, लेकिन फिर हमने देखा कि राज्यों के चुनाव में भी इनका इस्तेमाल होता है। कर्नाटक, हिमाचल जैसे नतीजे भी हमारे सामने आते हैं, तब फिर ये बहस जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी थी, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। वीवीपैट को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। ईवीएम से ही मतदान होगा। बैलेट पेपर से वोटिंग की अर्जी जो थी वो भी खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट पर्ची पर बारकोड का सुझाव है। सिंबल लोडिंग यूनिट सील की जाएंगी और अगर दोबारा जांच करवानी है तो नतीजे आने के 7 दिन के बाद दोबारा जांच संभव है। जांच का खर्च उम्मीदवार ही उठाएंगे। उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ मशीन सील रहेगी। वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान नहीं होगा। पहले ये भी, जब भी आप मतदान करते हैं तो एक पर्ची निकल कर आती है, फिर उसके साथ में मिलान किया जाए कि जो नतीजे आ रहे हैं ईवीएम के वो वीवीपैट की पर्ची के साथ में 100% मिल रहे हैं। इस तरह से भी कई विपक्ष की तरफ से खास तौर पर इस तरह की बात कही गई थी। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। कंट्रोल यूनिट वीवीपैट चेक की जाए, ईवीएम को 45 दिन सुरक्षित रखा जाए, माइक्रो कंट्रोलर चिप की जांच हो सकेगी। आंख मूंद कर व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते, ये बात भी कही गई है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये कहना था कि ये ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम पे मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ड मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत भूषण जिन्होंने याचिका दायर की थी वो तकनीकी पहलू को बता रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम जब से आया है तब से ये चर्चा का विषय रहा है। चुनाव आसान हो गया, सहज हो गया। आप देखते हैं कि ईवीएम के ज़रिए एक तो वोटिंग भी बड़ी तेज़ी से होती है, दूसरा काउंटिंग जो होती है वो और ज़्यादा तेज़ हो गई। एक समय था, मुझे भी सौभाग्य मिला ऐसे चुनाव को कवर करने का, कि जब आपको बहुत लंबा समय लगता था नतीजों का इंतज़ार करते करते
2 दिन बीत जाते थे, कई बार स्पष्टता नहीं आ पाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ईवीएम सामने आया तो हम देखते हैं कि सुबह ईवीएम मशीनों से काउंटिंग की शुरुआत होती है, दोपहर 12 बजते बजते 1 बजते बजते स्थिति स्पष्ट हो जाती है, अगर बहुत ऊपर नीचे सीटें नहीं होती हैं तो। अब इन्हीं ईवीएम्स को लेकर ख़ास तौर पर 2014 के बाद से, जब से बीजेपी का एक दौर शुरू हुआ, मोदी लहर पहले देखने को मिली, फिर 2019 का चुनाव हुआ, उसके बाद और तेज़ हो गई थी ये बातें कि ईवीएम को क्या मैनिपुलेट किया जा सकता है, कई लोगों ने इसको हैक करके दिखाया। ये सारी घटनाक्रम आप इन खबरों से वाकिफ़ हैं, लेकिन इस सब के बीच में प्रशांत भूषण, कई अन्य लोगों ने भी याचिका डाली थी। प्रशांत भूषण वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एक तरीके से वो लीड कर रहे थे इस पूरे मामले को। तो उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये सारी मांगें खारिज कर दी हैं। बार कोड की बात कही गई है और ये कहा गया है कि पारदर्शिता जो है उसको बहुत ध्यान में रखा जाए और पारदर्शिता के साथ में चुनाव हो, लेकिन ईवीएम से ही चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से नहीं होंगे। भारत में कैसे आई ईवीएम, इसको थोड़ी सी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दे रहे हैं। 1977 में ECIL को ईवीएम बनाने का एक तरीके से टेंडर मिला। टास्क इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECIL का पूरा नाम है। 1979 में ECIL ने ईवीएम का प्रोटोटाइप पेश किया। 6 अगस्त 1980 को सियासी पार्टियों को ईवीएम दिखाई गई। 1982 में केरल की पारूर उपचुनाव में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ और कुल मिलाकर ये सारी जानकारियां आपके सामने हैं। तो ईवीएम को लेकर हम जानते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक कई विवाद सामने आते रहे हैं। कई मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना समय की बचत करते हुए मैं मेहमानों को भी मौका दूं। और पहले तो मैं राहुल जी का स्वागत करना चाहूँगा। राहुल लाल जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। संजय बलोदी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उत्तराखंड सरकार के, उनसे भी बातचीत करेंगे। और कई और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जिनमें टीना कर्मवीर जी होंगी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और साथ ही साथ सौरभ मालवी जी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी लोगों से बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण जो है उसके बारे में थोड़ा अपडेट आपको दे दें। सुबह 11 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत आया है वो आपको बता देते हैं सबसे पहले। और अभी तक जो मतदान का प्रतिशत है वो प्रथम चरण की तरफ ही इशारा करता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में सुबह 11 बजे तक 22.34%, यानी करीब 22% के आसपास वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक करीब 24% से थोड़ा ज़्यादा मतदान हुआ है। बिहार में सुबह 11 बजे तक 22% के आसपास मतदान है, थोड़ा सा कम है। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 35। यह जो संकल्प है, इस संकल्प को हमें पूरा करना है। आइए 2047 की भारत की जो रूपरेखा तैयार की गई है, वैसे भारत का निर्माण करने के लिए हम सभी संकल्पित होकर के आगे बढ़ें। इदम नो मम इदम राष्ट्राय स्वाहा। मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे नवे। हम तो 4 दिनों के मेहमान हैं। ये भारत माता, भारती माँ भगवती स्वरूपा, और यह धरती श्री राम की धरती है। मैं तो यहाँ विश्वामित्र के तपोभूमि में जाके 10 साल तपस्या में लगा हुआ हूँ, और मैंने भगवान राम के भगीरथ कार्य को वहाँ आगे बढ़ाया है, हर विकास के काम को किया है। इस भागलपुर में मैं 5 बार विधायक रहा, 2 बार वहाँ सांसद रहा। मुझे गौरव है कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के नाते आज देशभक्ति के साथ हमें सब मुद्दों को लेकर के, विकास का मुद्दा ही हमारी प्राथमिकता है, और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, इसी को लेकर के बचपन से बाल स्वयं सेवक, फिर विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक 15 साल तक कार्यकर्ता, फिर लगातार छात्र संघ के अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के, और लगातार 7 बार। तो दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, 88 सीटों पर मतदान चल रहा है। और आप ये अशोक गहलोत जी की तस्वीरें देख रहे हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। अब अपने मेहमानों से बातचीत करते हैं और चर्चा चल रही थी। राहुल जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। ईवीएम पर बात चल रही थी, तो आपकी टिप्पणी, क्योंकि लंबी खबर हमने सब सामने रख दी है, सारे पहलू रख दिए, प्रशांत भूषण जी ने क्या कुछ कहा वो भी रख दिया है। तो अब आप बताएं मुझे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसका कितना स्वागत आप करते हैं, और अब मन में किस तरह के सवाल आते हैं, विचार आते हैं ईवीएम को लेकर? नहीं, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक तो पारदर्शिता की तरफ कदम उठाए हैं। चूँकि जो ठीक है कि उम्मीदवार के खर्चे से ही अगर किसी को कुछ संदेह की स्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट ने
जो निर्देश दिया है कि 7 दिनों तक उसे सुरक्षित रखा जाएगा, 7 दिन के भीतर तक मिलान की स्थिति हो सकती है और उम्मीदवार के खर्चे के स्तर पर मिलान होगा। तो एक तरह से बारकोड का सुझाव वो भी काफ़ी जो है कि शानदार सुझाव है सुप्रीम कोर्ट का। और मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि देखिए, अगर कई जगह राज्य सरकारों में विपक्ष के सरकारों को सफलता मिलती हुई रही है, तो उस समय जो है कि ईवीएम का मामला, फिर केंद्र सरकार के समय में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो ये कई तरह के मामले उठते हुए रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वहाँ पे देखिए, अगर व्यवस्था में ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि अगर किसी को कुछ शक संदेह सुबह की स्थिति हो तो एक पारदर्शिता की स्थिति होनी चाहिए। तो हमें लग रहा है उसमें कुछ पारदर्शिता की स्थिति की तरफ सुप्रीम कोर्ट 4 कदम आगे जरूर अग्रसर हुई है, इसके तरफ भी जो है कि जरूर ध्यान देना चाहिए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के कदम को स्वागत योग्य मानता हूँ मैं। जी, हम ये देखते हैं कि ये बात मशीनों की नहीं है, ठीक है, इसमें इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि मशीनों से तो कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है। ये व्यवस्था के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह कई बार खड़ा कर दिया जाता है। तो संजय जी, आप इस पर अपनी टिप्पणी रखें कि इस तरह का, हालांकि हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में जब बिल्कुल अलग नतीजे आते हैं या विपक्षी पार्टियां जीतती दिखाई देती हैं तो इस तरह का शोरगुल ज़रा कम होता है, लेकिन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना ये एक तरीके से भरोसे की कमी को भी दिखाता है। प्रवीण जी, सही कहा आपने। जैसे कि हमारे मित्र सहयोगी राहुल जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन था, जो निर्णय था, निश्चित ही जो है प्रशंसनीय है और होना भी चाहिए। मगर आप देख सकते हैं, देश की जनता भी देखती है और देख रही है कि कुछ लोग इसके बावजूद भी जो है इस पर प्रश्न चिन्ह आगे भविष्य में खड़ा करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले भी कि एक कहावत हमारे हिंदी में है कि भाई खिसियानी बिल्ली बोले या नाच न जाने वाली जो मुहावरा है, इसी तरीके से कुछ इस तरीके से ले सकते हैं इस चीज़ को। और भले ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, और पर इसके बावजूद भी आप भविष्य में देखेंगे कि फिर कुछ विपक्ष द्वारा कुछ एक और बहाना स्टार्ट किया जाएगा, जैसे वीवीपैट का, जैसे इन्होंने कहा कि भाई ईवीएम मशीन पे, फिर दूसरी बार कुछ और सोशल मीडिया पे करेंगे, तीसरी बार है। पर जो कुछ भी अगर इस देश में ऐसा हो रहा है विपक्ष द्वारा, निश्चित तौर पे संविधान पर, हमारी पूरी व्यवस्थाओं पर और पूरी राजनीतिक उस पर, लोकतंत्र पर एक प्रहार, परोक्ष रूप से एक प्रहार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे व्यवस्थाएँ हिल जाती हैं और लोगों का जो है न्याय के प्रति, अदालतों के प्रति, संविधान के प्रति, हमारी व्यवस्थाओं के प्रति थोड़ा सा विश्वास में कमी झलकने लग जाती है या ऐसा मजबूर किया जाता है। तो निश्चित मानिए कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, जैसे कि पहले भी पिछले बयानों में देखा है कि आपने जैसे कहा कि भाई जब आपके बेनिफिट की बात हो, आपके लाभ की बात हो, तब तो कुछ नहीं है, तब बिल्कुल क्लियर है। मगर जैसे देखा कि हारने लग गए या जैसे देखा कुछ कमी होने लग गई, कुछ और चीज़, तो बहाना कर देंगे कि भाई ये तो जो है ईवीएम मशीन का प्रॉब्लम है, वीवीपैट जो अभी मुद्दा बना है इसका है। वो तो भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि नहीं भी इसमें अलग चीज़ें भी हो सकती है, अगर आप चाहें, उम्मीदवार चाहें तो। जैसा प्रशांत भूषण जी ने अभी बताया कि उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, उनको आप क्लियर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कहीं ना कुल मिला के मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें संदेह की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। अगर संदेह का इतना होता तो जरूर, पर मैंने जैसे कहा विपक्ष आज फिर भी इस बातें को आगे उठाएगा। डॉक्टर टीना, देखिए, खाली एक लाइन में कर दूं, देखिए स्थिति ये रही ना कि ये एक ऐसा प्रकरण है कि ऐसा नहीं है कि आज के विपक्ष को ही हम लोग इस घेरे में रखें। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो हमेशा से कितनी लंबी चौड़ी किताबें लिखी गई उस दरमियान में। मैं कह रहा हूँ, देखिए, अगर लोकतंत्र में एक तरह से निष्पक्षता दिखनी बहुत आवश्यक चीज है। अगर ये मांग यहाँ तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े आज उसमें परिवर्तन तो किए उसमें, तो वो अगर लोग मांग नहीं करते तो एक पारदर्शिता की तरफ जो एक आगे का कदम बढ़ा है उसमें, वो स्थितियां कैसे बनती। मैं मानता हूं कि जो कुछ आज उन्होंने कहा है कि 7 दिनों के भीतर तक में मिलान हो सकता है वीवीपैट का, इसको भी मैं एक बड़ा कदम के रूप में देखता हूं। जी, अच्छा, मैं उत्साह में था कि वो सबसे पहले दर्शकों को जानकारी दूंगा, लेकिन बता ही नहीं पाया कि देखिए भाई, मैं तो मतदान कर आया हूं, आप लोग जरूर मतदान करके आए। पहले मतदान, उसके बाद अब हम श्रमदान कर रहे हैं, अपना काम करने बैठे हैं। डॉक्टर टीना, सौरभ मालवी तो बने ही हुए हैं, माधवी अग्रवाल जी भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर उनको भी देख पा रहे हैं। माधवी जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर टीना, आपकी टिप्पणी भी चाहूँगा अभी, ये क्योंकि हम ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो अब लगता है आपको कि इस पर कोई हल्ला होगा, या अभी जो कॉन्फिडेंस रैलियों में दिखाया जा रहा है वो आपको लगता है कि उसके बाद में अब ईवीएम की चर्चा नहीं होगी? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को जो उनको लोकतंत्र के इस पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और चाहती हूं कि सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। और मेरी अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, जो आपने सवाल पूछा, पहले मैं एक चेहरा दिखा दूं। ये जीवीएल नरसिम्हा राव है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ईवीएम।
अब आप ये बताइए, ये उस समय प्रवक्ता थे, अभी इस समय राज्यसभा सांसद बना दिए गए बीजेपी के। ये बुक लिखते हैं इसके ऊपर, ईवीएम के ऊपर पूरी लंबी चौड़ी बुक लिख देते हैं और बार बार विरोध कर रहे हैं ईवीएम का। अचानक से ये देखिए, ये एक विडंबना है कि बीजेपी किस तरीके से अपना दोगला चेहरा और अपना चरित्र दिखाती है। एक समय में कुछ बोल रही है, एक समय में कुछ बोल रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर याचिका दायर भी कर दी तो अच्छी बात है। आप देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर एक भी व्यक्ति इस देश के अंदर संदेह अगर कर रहा है तो उसको अपनी याचिका दायर करने का पूरा हक है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो बिल्कुल हम उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें चुनाव आयोग को जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप देखिए कि चुनाव आयोग किस तरीके से बीजेपी की जेब में है। ये बात मैं किस लिए कह रही हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी लगातार अपने भाषणों में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो नोटिस उनके नाम पर नहीं जाता बल्कि नड्डा जी के नाम पर जाता है। और मुझे नड्डा जी पर बहुत दया भी आती है और बेचारगी दिखती है। क्या वो व्यक्ति सिर्फ नोटिस लेने के लिए ही बचे हैं, या फिर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए बचे हैं, या फिर गुलाब का फूल देने के लिए बचे हैं, या कमल का फूल देने के लिए बचे हैं? एक तरफ आप टीना जी व्यवस्था को भी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सबको बात उठाने का और चुनाव आयोग में सबको शिकायत करने का बराबर से हक है, उसके बाद आप ये शिकायत भी करते हैं। आपको भी शिकायत करने का पूरा, और शिकायत की भी गई है आपके नेताओं की तरफ से। नहीं, तो आप बताइए, एक तो 7 दिन बाद चुनाव आयोग जागा है, जब सोशल मीडिया में और तमाम मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जिस तरीके से मोदी जी के वीडियो वायरल हुए, तब जाकर उनको नहीं भेजा। अब देखिए, हमारे नेताओं को तो तुरंत ये नोटिस भेज देते हैं। तो चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता है। चुनाव आयोग एक तरफा व्यवहार कर रहा है और हम बार बार ये बात कह रहे हैं। इसीलिए, और इस चुनाव आयोग तो पूरा सपोर्ट कर रहा है बीजेपी को। हाँ, आप बताइए कि इस समय देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जिम्मेदाराना बयान है आपका, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे उत्साह से लड़ रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं इस बार जीत रहे हैं, और आप चुनाव आयोग को एक तरफ कटघरे में, फिर तो चुनाव लड़ना ही बेकार हो जाएगा। ये तो ये बड़ी निराशाजनक बात लगती है बहुत। नहीं, निराशाजनक नहीं है। आप बताइए कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम किसकी तरफ देखें? आप क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बिना चुनाव जीत लेंगे? देखिए, कमाल की बात कर रहे हैं आप। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम तो अच्छे से चुनाव नहीं, आप चुनाव जीतने का दावा करते हैं, क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बिना यह संभव है? क्यों मोदी जी को नहीं रोका चुनाव आयोग ने? ध्रुवीकरण कर रहे हैं। खैर ठीक, छोड़िए, ये बड़ा घुमाव वाला मामला हो जाएगा, लंबा चला जाएगा। लेकिन माधवी जी, आपने कुछ चीजें सुनी, थोड़ा पार्टीगत बातें हो गई, तो क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी, तो मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाहें, टीना जी ने जो कुछ कहा है उस विषय में। जी प्रवीण जी, मैं सुन रही थी बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के थोड़ा शब्दों को सही तरीके से चयन करना चाहिए। लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं रखती हूँ कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि जब मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी देश की करोड़ों जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री से तू तड़ाक करके बातें करते हैं और आएगा जाएगा करके बोलते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो शिक्षा है उन्हीं से मिल रही है, और इस तरीके से वो दोगले और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ गया और ईवीएम को इस तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है, उसके बाद भी बार बार ईवीएम पर सवाल उठाना, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ पर ईवीएम सेटिंग जो आप बोल रहे हैं वायनाड में करके रखी है राहुल गांधी ने, जहाँ वो 4-4 लाख वोट से जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हैं? और अगर कांग्रेस जिन राज्यों से जीत के आती है वहाँ ईवीएम से नहीं वोट दिए जाते, तो किससे वोट दिए जाते? तो जहाँ आप जीत जाते हैं वहाँ आप बोलते हैं कि आप जीत गए, लेकिन जहाँ आपको जनता नकार देती है और आप हार जाते हैं, वहाँ आप बोलते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। तो ये समझ में नहीं आता है। आखिर आप लोगों ने पहले राजस्थान जीता था ना, तो आप लोग जब जीत के आ रहे हैं, आपने हिमाचल भी जीता इस बार, तो वो ईवीएम से नहीं हुई है क्या वोट? और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट हर जगह हस्तक्षेप कर रहा है, जब याचिका दी गई, और याचिका देने वाले कौन है? सभी लोग हैं, सभी दल के लोग हैं, जिनको असंतुष्टि है, उन लोगों ने याचिका दी, और याचिका देने के बाद में उसका फैसला भी आ गया, और उन्होंने जहां 1% मिलान की बात की थी पहले, उसको बढ़ा के 5% मिलान की बात कर दी है। अब जैसे चावल बनाते हैं तो पूरे चावल को निकाल के तो दबा दबा के नहीं देखा जाता ना, 5% मिलान होंगे। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी वाला देश, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, क्या पॉसिबल है कि एक एक पर्ची को मिलाया जाए? और आप ये बताइए, जब बैलेट पेपर से जब इलेक्शन होते थे, तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो किस तरीके के यहाँ पर राजनीति और किस तरीके के चुनाव होते थे, वो तो सभी, पूरा देश अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरे विश्व में उसकी चर्चा होती है। बैलेट पेपर के भरे हुए बॉक्सों को किस तरह से जलाया जाता था, किस तरीके से यहाँ पर गलत नाम की पर्ची से वोट डलवा दिया जाता था।
तो आज एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में अगर ईवीएम का चयन किया गया, ये लोग जो बार बार उंगली उठाते हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, तो मुझे एक चीज बताइए, करोड़ों की जनसंख्या वाला, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है भारत, यहाँ पर अगर बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा तो एक तरीके से पर्यावरण को भी नुकसान होगा। और जिस तरीके की यहाँ पर स्थिति है कि लोगों का जो बूथ लेवल पर कई जगह पर, पश्चिम बंगाल में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से अराजकता होती है, ऐसे ही कई केरला को भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जहाँ पे भी सीपीआईएम रही है वहाँ पर राजनीति में खूनी राजनीति, हिंसक राजनीति का एक प्राचीन मतलब इतिहास रहा है। ऐसी स्थिति में जो ईवीएम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना खूबसूरत लोकतंत्र, जिस अंदाज में चुनाव होता है, जितने रंग चुनाव के देखने को मिलते हैं दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते, ऐसा चुनाव कहीं नहीं होता। और फिर इसमें खींचतान चलती है। जीवीएल जी का जिक्र कर रहे थे, जीवीएल जी अच्छे मित्र भी रहे, प्रवक्ता के तौर पर खूब बैठे हैं हमारे साथ, उनसे खूब चर्चा होती थी और उनका ये पहलू पता है। तो इस बात को भी समझना चाहिए। टीना जी, ये बात बिल्कुल ठीक है माधवी जी की कि आप लोगों का भी एक पहलू है। उस समय पर जब विरोध किया जाता था तो आप लोग उसको नकारते थे, आज आप विरोध कर रहे हैं तो अगर कोई नकारता है या उस पर आपको कटघरे में खड़ा करता है तो स्वीकार करना चाहिए, सीधे आप चुनाव आयोग पर चले जाते हैं। बहरहाल मैं आऊंगा इसको, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, अब क्योंकि आपने सभी मेहमानों को सुन लिया है तो एक लब्बो लुबाव, एक निचोड़ आपके पास में, मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा इस पर बताएं कि क्या नतीजे दिशा तय करते हैं, ये भी सिर्फ एक चुनावी बयानबाजी के तौर पर सामने आता है, लोगों के दिमाग में कुछ डालने का एक प्रयास होता है कि ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करके किसी तरीके से बच जाएं, या आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी बहस को? प्रवीण जी, आज ईवीएम पे फैसला आया है, इसलिए ये चर्चा लाजमी है, प्रासंगिक है और आपने सही समय पर मुद्दा उठाया है, जबकि इस पर बात लगभग खत्म होती जा रही थी। लेकिन एक कहावत है कि जब क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी उतरता है और अपना गेम शुरू करता है और खेलने के कई कारण है, गेम में खेल में हारने लगता है तो दोष ईवीएम के तरफ यानी अंपायर के तरफ दे देता है कि अंपायर के कारण ही ये सब गड़बड़ हो रहा है, इसको हटा दो भाई। फिर यदि अंपायर भी गड़बड़ निकला या नहीं हट रहा है तो दोष जो है ग्राउंड को दे देते हैं। अरे भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये सच है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, आवाज बुलंद करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, सब चीज है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर लोकतंत्र द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और दुनिया में इतना खूबसूरत लोकतंत्र कहीं नहीं है कि हर व्यक्ति को इतनी आजादी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात कहां से शुरू हुई। हो सकता है टीना जी को थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये थोड़ा इनको जानना चाहिए, इसलिए मैं इनको मेंशन करके ही कह रहा कि 2010 के बाद से, यानी विधानसभा चुनाव 2014 लोकसभा आने के पहले तो या 2014 से ही देख सकती है, लगातार कांग्रेस की छोटी बड़ी राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन चुनाव कांग्रेस हारती गई। वहीं दिल्ली में 3 बार केजरीवाल ईवीएम से चुने गए। बीजेपी राज्यों में बढ़ती रही, उसके पहले खत्म थी। जो जब बीएल नरसिम्हन की किताब आई तो आडवाणी जी ने सवाल खड़ा किया था ईवीएम पर। तो बात यह है कि उस दौर में देश इस हालात में, इस स्थिति में नहीं था कि वह इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में वह बैलेट पेपर से चुनाव करा सकता था। बहुत कठिन था, इसलिए सवाल लाजमी था। लेकिन आज हमारे पास वो सुविधा है, व्यवस्था है, और हम क्यों उस पुरानी परंपरा को ही ढोते चलें कि भूखा नंगा गरीबी में ही देश जाए। बिल्कुल ठीक है सौरभ जी। देखिए, ये बात मैंने अभी शुरुआत में, अगर इसको बिल्कुल एक लाइन में समेटें तो ये बात जो है विश्वास की, भरोसे की है। छेड़खानी तो किसी भी तौर तरीके से हो सकती है, आप किसी तरह से चुनाव करा लें, अगर किसी का छेड़खानी का मन है, उसमें कुछ गलत व्यवस्था का मन है तो वो कर सकता है। बिल्कुल, जैसा अभी माधवी जी ने भी बात का जिक्र किया, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो पारदर्शिता पर ऐसा थोड़ी कि सवाल नहीं उठते थे तक।